हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पैसे की बात। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ना कोई कॉर्पोरेट रिजल्ट डिस्कस करने वाला हूं और ना ही कोई फाइनेंशियल टर्म या रेशियो डिस्कस करने वाला हूं। आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं वो है एक ऐसी हमारी फाइनेंशियल बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम की सक्सेस स्टोरी जिसने हमारे जो बैंक्स को और स्ट्रॉन्ग किया, हमारे बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग किया। ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये पूरा किस्सा। ये है यस बैंक का जो रेजोल्यूशन पास हुआ। तो किन इवेंट्स में वो पास हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने कैसे उसको संभाला, कैसे दूसरे बड़े बैंक्स आए और उन्होंने इस सिचुएशन को संभाला। इस सिचुएशन को लीमन ब्रदर कोलैप्स जो हुआ था 2008 में यूएस में, उससे कंपेयर किया गया है। तो कैसे इस रिस्क को हमारी गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल बैंक आरबीआई और हमारे जो बड़े बैंक्स हैं उन्होंने मिलके इसको सॉर्ट आउट किया। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो 2004 में यस बैंक को कमर्शियल बैंकिंग, जो रिटेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसका इनको लाइसेंस मिला। 2008 में इनको बेस्ट बैंक का अवार्ड मिला। 2015 और 16 में कॉन्सिक्वेंटली इन दोनों ईयर्स में एक यूबीएस करके ब्रोकरेज फर्म है, उसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे इश्यूज उठाए। 2016 में कोटक सिक्योरिटीज ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे इशू उठाए। इसके बाद 2018 में हमारी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे इश्यूज उठाए कि कुछ तो गड़बड़ लग रही है भाई, या इनका जो लोन का एक्सपोजर है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे कंपनीज को है जो बहुत ही ज़्यादा रिस्क ले रही हैं। इसके बाद क्या हुआ कि अगस्त 2018 में ये बैंक फोर्थ लार्जेस्ट बैंक बन गया था इंडिया का। और इसके बाद अगर आप देखेंगे कि यस बैंक जब फोर्थ लार्जेस्ट बैंक बन गया था, उसके बाद इनका जो एक मेजर बॉरोवर था आईएलएफएस, उसने सितंबर 2018 में डिफॉल्ट कर दिया इनके लोन्स पे। जब उसने डिफॉल्ट किया तो 50% ऑफ द स्टॉक प्राइस, यानी कि जो मार्केट कैपिटल, मार्केट शेयर था इस स्टॉक का, वो गिर गया। इसके बाद इनका जनवरी 2019 से लेके सितंबर 2019 तक इनकी 80% ऑफ मार्केट कैप खत्म हो गई, क्योंकि एक तो ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स नेगेटिव थी, दूसरा आईएलएफएस ने भी डिफॉल्ट कर दिया था पेमेंट, लोन पेमेंट। तो इस वजह से क्या हुआ कि जब जनवरी 2019 से सितंबर 2019 तक इनकी मार्केट कैप 80% वाइप आउट हो गई, तो इनका जो प्लान था इक्विटी रेज करने का थ्रू टू फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, वो प्लान भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके बाद इन्होंने एक अगस्त 2019 में फिर भी एक क्यूआईबी करा। उसके थ्रू इन्होंने 19.3 बिलियन रुपीस रेज किए। बट क्योंकि ये पैसा रेज करने में इनको बहुत टाइम लग गया, इसलिए इनकी क्रेडिट रेटिंग रेटिंग को भी डाउन कर दिया गया। जब तक दिसंबर 2019 आया, तब तक इनके जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स थे वो बढ़ के 2 to 3 बिलियन ऑफ यूएसडी डॉलर्स हो गए थे। और दिसंबर 2019 में जो इन्होंने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया, उसमें इन्होंने बताया कि भाई हमारा जो लॉस है क्वार्टरली वो 185 बिलियन रुपीस का है। और जो हमारा एक सीईटी रेशियो होता है जो किसी भी बैंक को मेंटेन करना पड़ता है,
वो हमारा सिर्फ 0.62% है, जबकि मैंडेट आरबीआई की तरफ से था 7.5%। तो जब ये प्रॉब्लम आई इनको, ये सीईटी रेशियो क्यों एग्जिस्टेंस में आया था, क्योंकि इससे पहले पीएमसी बैंक होता था, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, वो भी डिफॉल्ट कर गया था। तो उसके बाद आरबीआई ने गाइडलाइंस दी थी कि सीईटी रेशियो कंपनीज को, बैंक्स को मेंटेन करना पड़ेगा, कि इन एन इवेंट ऑफ इतनी कैपिटल इनको रखनी पड़ेगी कि ये जो अपने भी लॉसेज हैं इनको कवर अप कर सकें, अगर कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम आ जाए तो एक सेपरेट कैपिटल रखना पड़ता है हर बैंक को। उसमें भी ये लोग पीछे हट गए थे। तो इन्होंने जो दिसंबर 2019 के रिजल्ट में बताया कि भाई हमें इतना लॉस है, इसका मेजर रीजन भी इन्होंने बताया कि जो हमारे लोन्स हमने पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में दिए थे वो भी रिकवर नहीं हो पाएंगे। तो जब इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई और लिक्विडिटी क्राइसिस भी इनको हिट हुआ, क्योंकि लोग बैंक से पैसे निकालने आ गए, तो आरबीआई ने गवर्नमेंट को कहा कि आप इसके लिए हमें अलाउ करें कि हम एक इसको रेजोल्यूशन प्लान के तहत इस बैंक को बचाएं, नहीं तो ये बैंक डूब सकता है, ये बैंकरप्ट हो रहा है, और जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स होंगे और जितने भी डिपॉजिटर होंगे उनका पैसा सब खराब हो जाएगा। तो उस वक्त के जो आरबीआई के गवर्नर थे शक्तिकांता दास जी, उन्होंने कहा कि वी विल डू एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आरबीआई को साथ में लेते हुए ये अप्रूव करवा, एक रेजोल्यूशन प्लान बिल्ड किया, जिसमें 100 बिलियन रुपीस का कैपिटल इन्फ्यूजन का एक प्रोविजन रखा गया। दूसरा 500 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी गई बैंक को अपने इमीडिएट जो भी ऑब्लिगेशन है उसको पूरा करने के लिए। इसके अलावा बैंक को अगर आप देखेंगे तो एक पीरियड 6-7 डेज का दिया गया, जिसमें बैंक के ऑपरेशंस में लिमिट लगा दी गई विड्रॉल की, और कोई भी ट्रांजैक्शंस करने पे भी लिमिट लगा दी गई। ये पहली बार हुआ था कि किसी बैंक को इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना था, ताकि बैंक की जो लिक्विडिटी है वो हम मेंटेन कर सकें जब एक बार कैपिटल इन्फ्यूजन हो गया। कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए देखिए, सबसे पहले तो हमारे बैंकिंग सिस्टम के सबसे बड़े भैया जो हैं एसबीआई, वो आए। उन्होंने 100 बिलियन में से 60 बिलियन का कंट्रीब्यूशन किया, और उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, इन्होंने बाकी का 30 बिलियन प्लस 10 बिलियन, और जो बैंक्स हैं फेडरल बैंक, कैनरा बैंक, बंधन बैंक, इन्होंने दिया। तो ये कैपिटल इन्फ्यूजन करने पे इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ बैंकिंग सिस्टम्स के जो लॉज हैं उनको भी चेंज किया। दूसरा, एक कैपिटल गेन टैक्स में भी इन्होंने चेंज लाया है कि जो जो इन्वेस्ट करेंगे इस टाइम पे इस बैंक में, उनका लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का दिया गया। 3 इयर्स के बाद जो भी इनका कैपिटल गेन्स होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो मार्च 2020 में रेजोल्यूशन प्लान आया था, और मार्च 2023 में ये लॉक इन पीरियड खत्म हुआ, और जो भी इसके इन्वेस्टर्स रहे उन लोगों ने 70% जितना भी इन्वेस्ट किया था उस पर 70% रिटर्न बनाया। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक इन लोगों ने क्या किया कि जब भी कोई बैंक अगर बैंकरप्सी की ओर होता है, तो नॉर्मली वर्ल्ड वाइड ये रूल है कि जो बॉन्ड होल्डर्स हैं बैंक के, उनको पैसा दिया जाता है, और इक्विटी होल्डर्स हैं उनको राइट ऑफ कर दिया जाता है। बट फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम इंडिया ने ऐसा किया कि बॉन्ड्स को राइट ऑफ कर दिया और इक्विटी को रखा। तो जो बॉन्ड होल्डर्स थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अभी भी केस कर रखा है, और वो केस अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए क्या किया गया, मैं आपको समझाता हूँ। यस बैंक में इन्होंने इक्विटी इशू करी। इन्होंने जो इशू करी उसमें 10 मिलियन शेयर्स इन्होंने इशू करे विद
10 NIR और फेस वैल्यू उसकी रखी 2 रुपीज, वो बुक वैल्यू उसकी रखी 2 रुपीज। इससे क्या हुआ, कंपनी को एकदम से शेयर कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ, जिससे वो अपना वर्किंग कैपिटल कर सके, जो उसके काम है। जब ये हो गया तो जो क्रेडिट लाइन थी 600 बिलियन रुपीज की, उसमें से यस बैंक ने 500 बिलियन रुपीज लिए थे, जो मार्च में लिए थे, और सितंबर में अगर मैं चेक करूं तो सितंबर 2020 तक में सारा चुका दिया। इसके बाद क्या है कि इन्होंने, अगर आप देखेंगे तो अपना और फंड्स बढ़ाने के लिए एक एक एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर किया। उसमें इन्होंने 148 बिलियन रुपीस रेस किए, जहां इन्होंने इक्विटी इशू करी विद शेयर प्राइस ऑफ 12 to 13 रुपीज। इसके बाद इन्होंने 2022 में, 2 साल बाद, दो फर्म्स है फॉरेन की, कैरलिल एंड एडवेंट इंटरनेशनल, इनको भी अपना 10% स्टेक दिया। तो इस 10% स्टेक देने से क्या हुआ कि जो एसबीआई था, जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर था, उसकी इक्विटी थोड़ी डायल्यूटिव 48% थी, फिर वो 30% रह गई। तो ये सब बातें हुई। अब आप देख सकते हैं कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर कितना स्ट्रांग है, कि एक बैंक हमारा डूब रहा था तो उसको बचाने के लिए सभी गवर्नमेंट और आरबीआई, सेंट्रल बैंक और बड़े बैंक सब साथ में आ गए। अगर आप इसको लीमैन ब्रदर के इवेंट से कोरिलेट करेंगे तो उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त गवर्नमेंट ने कहा था कि वी विल नॉट बेल आउट लीमैन ब्रदर्स। तब उनको पता नहीं था कि एक बैंक को अगर ये बैंकरप्ट होने देंगे तो उससे जो डोमिनोज इफेक्ट आएगा, जो सारी बाकी एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज हो गई, वो भी सब जाएंगी, और उसकी वजह से एक ग्रेट फाइनेंशियल रिसेशन आया था। तो हमारी गवर्नमेंट ने समझदारी दिखाते हुए ये कोलैप्स को बचाया, और आज अगर आप देखेंगे तो यस बैंक अपने फाइनेंशियल जो है उसको काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है, वो मैंने एक अलग वीडियो में डिस्कस किया। तो मेरा पर्पस इस वीडियो से यही बताना था आपको, कि आपको एक नॉलेज हो जाए कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो कितना रिजिलियंट है, और गवर्नमेंट कितनी उसके बारे में ध्यान रखती है, केयर करती है, कि बैंकिंग सिस्टम जो जो हमारी इकोनॉमी की भी बैकबोन कह सकते हैं, वो सही से चले। और इसके लिए बड़े बैंक्स जितने भी हैं मार्केट कैप में या बुक साइज में, सभी एकजुट होकर काम कर रहे थे। तो ये एक बहुत ही बड़ी बैंकिंग सेक्टर की हमारी अचीवमेंट रही, कि कैसे हमने एक बड़े बैंक जब बैंकरप्ट की कगार पे था उसको बचाया, और काफ़ी इन्वेस्टर्स और काफ़ी बिजनेसेस को बचाया। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं बनाता रहता हूँ, चाहे से वो क्वार्टरली रिजल्ट हो, चाहे से वो फाइनेंशियल कोई टर्म्स हो, या और भी बहुत कुछ फाइनेंस रिलेटेड बनाएंगे। ऐसी ऐसी स्टोरीज भी लाएंगे जो आपको पता चलेगा कि कैसे हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो कैसे इतनी स्ट्रांग बन रही है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि मेरा नया वीडियो आ गया। थैंक यू।